गोवा, सुंदर शहर, खूबसूरत नदियां, हसीन बीचेस और उन बीचेस पर एक ब्रिटिश लड़की की लाश, रेत में धसी हुई, बिना कपड़ों की लाश। वजह, एक्सीडेंटल ड्राउनिंग, एक खौफनाक हादसा, एक ऐसा हादसा जो शायद हादसा था ही नहीं, क्योंकि अगर ये एक हादसा था तो उस लड़की के जिस्म पर कपड़े क्यों नहीं थे? अगर वो लड़की डूब कर मरी तो उसके लंग्स में पानी क्यों नहीं था? और यहां से उठा एक सवाल कि एक 15 साल की ब्रिटिश लड़की जो हिंदुस्तान घूमने आई थी, एक दिन अचानक इस हालत में कैसे पहुंची? इस सवाल को पूछ रही थी एक माँ, और इसका जवाब छुपाने में शायद पूरा सिस्टम लगा हुआ था। वेलकम टू इंडियाज क्रेजी स्टोरीज। आई एम जैन अनवार एंड दिस इज अ स्टोरी ऑफ स्कारलेट किलिंग एंड द फाइट ऑफ अ मदर अगेंस्ट द सिस्टम। गोवा, भारत का पार्टी कैपिटल, सन, सैंड और एंडलेस सी। हर साल दुनिया भर से लाखों टूरिस्ट यहाँ आते हैं, कुछ घूमने के लिए, कुछ एडवेंचर के लिए, और कुछ बस यूं ही समुंदर से सूरज को उगता हुआ देखने के लिए। लेकिन 2008 की एक सुबह सूरज सुकून और रोशनी के साथ नहीं, बल्कि खौफ और रहस्य के साथ उगता है। एक ऐसा रहस्य जो गोवा को सालों तक परेशान करने वाला था। 18 फरवरी 2008 सुबह के करीब 7:15 गोवा के मशहूर अंजना बीच पर एक लोकल लड़का वॉक कर रहा था। तभी उसकी नजर कुछ अजीब सी चीज पर पड़ी। उसने जब करीब जाकर देखा तो देखा कि वो एक लड़की की लाश थी। एक अंग्रेज बेजान लड़की समुंदर किनारे पड़ी हुई थी। समुंदर की लहरें धीरे धीरे उसके जिस्म को हिला रही थीं, मानो वापस उस समुंदर में खींचने की कोशिश कर रही हों। उस लड़की का चेहरा रेत में धसा हुआ था, आंखें बंद थी, मुंह खुला हुआ था और अंदर रेत भरी हुई थी। उसके शरीर पर कपड़े ना के बराबर थे। सिर्फ एक बिकिनी टॉप था जो खुद अपनी जगह से हटकर कंधों पर आ चुका था। कमर के नीचे से शी वॉज कंप्लीटली नेकेड। ये सब देखने के बाद उस लड़के ने तुरंत पुलिस को कॉल करा। पुलिस की टीम वहां पहुंची एंड इट क्लियरली लुक लाइक अ क्राइम सीन, बट सम पीपल परहैप्स डिड नॉट थिंक सो। अब किसी भी क्राइम सीन पर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या होता है कि एरिया को कॉर्डन ऑफ करा जाता है, लाश की फोटोज खींची जाती हैं, एविडेंस कलेक्ट करा जाता है, हर चीज फ्रीज करी जाती है। लेकिन गोवा पुलिस ने उस दिन इन सब से सब कुछ विपरीत किया। पुलिस ने उसी लोकल लड़के से एक बेडशीट मंगाई। कोई बॉडी बैग नहीं, कोई स्ट्रेचर नहीं, बल्कि एक मामूली सी बेडशीट। इस लड़की को उस बेडशीट पर डाला गया और समुद्र से थोड़ा ऊपर सूखी रेत पर उसकी बॉडी को रखकर इसी बेडशीट से उसे ढक दिया गया। जब बॉडी की पहचान की गई तो पता चला कि एक 15-16 साल की ब्रिटिश टूरिस्ट थी। उसका नाम था स्कारलेट कीलिंग। थोड़ी देर में वहां भीड़ जमा हो गई। हर कोई हैरान था कि हुआ क्या, और जिस तरह से लाश मिली थी, पुलिस ने शुरुआत में ही एक सिंपल सी थ्योरी बना ली थी। थ्योरी ये कि लड़की जरूर नशे में रही होगी और नशे की हालत में समुद्र में गई, अपने आप को संभाल नहीं पाई और वहीं पर मर गई। अक्सर लोग शराब पीकर समुद्र में जाते हैं और उसके बाद ऐसा ही होता है। इसी थ्योरी के साथ पुलिस बॉडी को मॉर्ग ले गई, वहां पर पोस्टमार्टम कराया गया और पोस्टमार्टम में भी ये सामने आ गया कि दिस वाज अ केस ऑफ एक्सीडेंटल ड्राउनिंग। सिंपल, एक खौफनाक सा हादसा। लेकिन अभी पुलिस की इस थ्योरी को एक माँ की कसौटी पे उतरना था, और स्कारलेट की माँ ने वो देखा जो या तो पुलिस देख नहीं पाई या फिर पुलिस देखना ही नहीं चाहती थी। ऑब्वियस साइंस ऑफ अ मर्डर। फियोना मैक्योन, स्कारलेट की माँ, 18 फरवरी के दिन वो अपनी बाकी फैमिली के साथ कर्नाटका गई हुई थी। जब उन्हें खबर मिली कि उनकी बेटी के साथ एक एक्सीडेंट हुआ है तो वो तुरंत वापस गोवा भागी। फियोना जब गोवा पहुंची तो वही थ्योरी उनके आगे रिपीट करी गई कि नशे में थी, डूब गई, ये रहा पोस्टमार्टम वगैरह वगैरह। लेकिन फियोना जो कुछ सुन रही थी उस पर उनको जरा भी यकीन नहीं हो रहा था। फियोना जब मॉर्ग में अपनी बेटी को देखने गई तो जो कुछ उन्होंने देखा वो चौंकाने वाला था। कुछ ऐसा जिससे उसे यकीन हो गया कि पुलिस उनको झूठ बोल रही थी। फियोना ने देखा कि स्कारलेट का मुंह एकदम सूजा हुआ था। उसके माथे पर एक घूमड़ सा निकला हुआ था। अलग अलग जगह पर चोट के निशान थे, मानो किसी ने उसे दबाया हो, घसीटा हो। फियोना ने गिनना शुरू करा। 1 चोट, 2 चोट, 3 चोट, 10 चोटें। टोटल
50 चोटें थीं स्कारलेट की बॉडी पर। स्क्रैचेस थे जो फिंगर नेल्स के जैसे लग रहे थे। ये निशान डूबने से लगे होंगे। फियोना के हिसाब से ऐसा होना नामुमकिन था, खासकर इस वजह से क्योंकि उनकी बेटी स्कारलेट एक एक्सपीरियंस स्विमर थी। दुनिया के अलग अलग हिस्से में, इससे कई गहरे समुंदर में, पूल्स में वो आराम से तैर लेती थी। ऐसे में अंजुना बीच, जहां पर पानी गहरा ही नहीं होता है, वो एक्सीडेंटली कैसे डूब सकती थी? और अगर मान भी लें कि वो ड्रंक थी, अपने काबू में नहीं थी, अपने आप को नहीं संभाल पाई, तो फिर भी बॉडी पर ऐसी चोटें कैसे लगी? फियोना के इन सवालों का पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। वो अजीब अजीब सी बातें करने लगे कि ये छोटी मोटी चोटें हैं, ये तो समुद्र के अंदर कुछ पत्थर होते हैं, शेल्स होते हैं, उनसे लग गई होंगी। लेकिन इतने गहरे निशान और इतने सारे निशान, ये सब कुछ बहुत अजीब था। इसके बाद फियोना ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी, उसमें भी चोटों का जिक्र था, लेकिन पोस्टमार्टम के हिसाब से बॉडी पर केवल 5 चोटें थी। पोस्टमार्टम करने वाले फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को सिर्फ 5 चोटें दिखी थी, जबकि फियोना ने कुल 50 चोटें कैलकुलेट करी थी। एट दैट पॉइंट फियोना न्यू कि ये कोई गलती नहीं हो सकती। कोई इंसान जानबूझकर इस हादसे को ड्राउनिंग दिखाना चाहता था। अब फियोना के पास 2 रास्ते थे। या तो पुलिस की बात मान लेती, अपनी बॉडी की लाश को लेकर वापस इंग्लैंड चली जाती और पूरी जिंदगी ये सोचती रहती कि आखिर उनकी बेटी के साथ क्या हुआ होगा, या फिर वो लड़ती सिस्टम से, पुलिस से, पूरे महकमे से और पता लगाती कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ, किसने किया, क्यों किया, और क्यों एक पूरा सिस्टम उसकी लाश को, उसकी बॉडी की डेथ को छुपाने में लगा हुआ था। फियोना डिसाइड्स टू फाइट, नॉट नोइंग कि हिंदुस्तान में उनकी लड़ाई कितने साल चलने वाली थी। Judicial system will support the criminals and not the tourists or victims. It seems that guys here can operate above the law and get away with murder. यहाँ तक फियोना समझ गई थी कि अगर उन्होंने खुद सबूत नहीं जुटाए तो वो कभी साबित नहीं कर पाएंगे कि स्कारलेट का मर्डर हुआ है। वहीं पर उन्होंने अपना काम करना शुरू करा। मॉर्ग से जैसे ही पैथोलॉजिस्ट बाहर गया, उन्होंने स्कारलेट की बॉडी की तस्वीरें खींचना शुरू करी। उसके पैर की, उसके हाथ की, उसके शरीर के हर हिस्से की एक एक चोट की फोटो खींची। ये फोटोज बाद में दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स में छपने वाली थी। फोटोज जो चीख चीख कर कह रही थी कि गोवा पुलिस झूठ बोल रही थी। इन्हीं फोटोज के साथ फियोना मीडिया में पहुंची और मीडिया में हड़कंप मच गया। गोवा में एक ब्रिटिश टीनेजर की ब्रूटल डेथ और पुलिस का एलिज्ड कवर अप एक इंटरनेशनल स्कैंडल बन गया। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की मीडिया की नज़र इस केस पर थी। गोवा की पैराडाइज वाली इमेज और सेफ्टी पर सवाल उठने लगे। प्रेशर इतना बढ़ गया कि गोवा सरकार को झुकना पड़ा। स्कारलेट की मां के दबाव के बाद, पूरे मीडिया में रिपोर्ट होने के बाद इस केस को दोबारा खोलना पड़ा। दोबारा पोस्टमार्टम हुआ और उसके बाद जो रिपोर्ट आई, उसने इस एक्सीडेंटल ड्राउनिंग वाली थ्योरी की धज्जियां उड़ा दी। नई पोस्टमार्टम के हिसाब से स्कारलेट की बॉडी पर 50 से ज्यादा कट्स और ब्रूसेस थे, ऐसे निशान जो रिस्ट्रेंट और असॉल्ट की तरफ इशारा कर रहे थे। एक और खुलासा हुआ सांस की नली को लेकर। देखिए, जब कोई इंसान डूबकर मरता है तो उसकी लंग्स में कंप्लीटली पानी भर जाता है, लेकिन स्कारलेट के केस में लंग्स में पानी के साथ साथ रेत भी थी। इसका मतलब जब स्कारलेट जिंदा थी, सांस ले रही थी, तब उसका मुंह गीली रेत में दबा दिया गया था। वो पानी में डूबी नहीं थी, रेत और थोड़े से पानी के अंदर घुट घुट कर मर गई थी। फिर ऑटोप्सी के दौरान इस केस का सबसे डरावना खुलासा हुआ, जिसका शक स्कारलेट की मां को शुरू से था। स्कारलेट के साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ था। पोस्टमार्टम में और भी हैरान कर देने वाली चीजें सामने आई। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट से पता चला कि स्कारलेट के खून के अंदर कई सारे ड्रग्स मौजूद थे। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट साफ साफ इशारा कर रही थी कि स्कारलेट को अलग अलग ड्रग्स दिए गए थे। वो उसने खुद लिए या उस पर फोर्स किए गए, ये बात कोई नहीं जानता था। और अब तस्वीर बदलने लगी थी। एक 15-16 साल की लड़की ड्रग्स करती है, अपने होश आवास खो बैठती है, कोई इंसान उसे देखता है, उसका फायदा उठाता है, उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करता है, सिंपल। लेकिन अगर स्कारलेट अपने होठो आवास में नहीं थी तो फिर उसकी बॉडी पर ये चोटों के निशान कैसे पहुंचे? इसका मतलब स्कारलेट अवेयर थी, अपने आप को बचा रही थी, इस पूरे असॉल्ट को रेजिस्ट कर रही थी, और उसके बाद किसी ने इसको जबरदस्ती रेत में धांसा, इसका मुंह रेत की तरफ रगड़ा, उसमें दम घुटकर वो मर गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि ये सब हुआ क्यों? मोटिव अगर सेक्स था तो फिर उसको मारा क्यों गया?
फाइनली फियोना के सवाल के जवाब में पुलिस ने माना कि कोई एक्सीडेंटल ड्राउनिंग नहीं बल्कि एक क्राइम था। फाइनली 8 मार्च 2008 को पुलिस ने इस केस में एफआईआर दर्ज करी और इन्वेस्टिगेशन चालू हुई। और अब पहला सवाल था कि आखिर उस रात ऐसा हुआ क्या। ये सवाल को जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। स्कारलेट कीलिंग कोई आम टूरिस्ट नहीं थी। वो इंग्लैंड की एक बड़ी और अनकन्वेंशनल फैमिली से आती थी। उसकी माँ फियोना का एक बड़ा ही बोहेमियन और हिपी सा लाइफस्टाइल था, यानी घूमना फिरना, कभी यहाँ कभी वहाँ। और ऐसे ही ये लोग नवंबर 2007 में इंडिया आए थे, इस उम्मीद में कि अगले 6 महीने वो इंडिया के अलग अलग कल्चर्स, बीचेस और विलेजेस को एक्सप्लोर करेंगे। उनके पास कोई लग्जरी होटल की बुकिंग नहीं थी, वो एक हायर्ड टैक्सी वैन में ट्रैवल कर रहे थे। फियोना, उनका पार्टनर और उनके 7 बच्चों का झुंड एक जगह से दूसरी जगह ऐसे ही घूम रहा था। इन दिनों स्कारलेट एक डायरी मेंटेन कर रही थी। अपने सारे थॉट्स, अपनी सारी फीलिंग्स उन डायरी में लिखती रहती। स्कारलेट ने इस ट्रिप को अ ट्रिप ऑफ अ लाइफ टाइम लिखा था। शुरुआत में सब कुछ वैसे ही चल रहा था जैसे ये लोग चाहते थे। ये लोग फाइनली गोवा पहुंचे। गोवा का लेड बैक वाइब, ट्रांस म्यूजिक और इंटरनेशनल बैकपैकर्स का कल्चर स्कारलेट को भा गया। वो जल्दी वहाँ के माहौल में घुल मिल गई। दिन में स्विमिंग करना, स्कूटर चलाने सीखना और शाम को अपने दोस्तों के साथ बीचेस पर बैठना, खाना पीना, स्कारलेट वाज एंजॉयिंग अ लाइफ टू द फुलेस्ट। लेकिन फरवरी के मिड में एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे कहानी को बदल के रख दिया। इट वॉज फाइनली टाइम फॉर फियोना एंड हर फैमिली टू लीव गोवा। फियोना गोवा छोड़कर अब कर्नाटका के बीचेस पे कर्नाटका के गांव और टाउन एक्सप्लोर करना चाहते थे, लेकिन स्कारलेट जाने को तैयार नहीं थी। वजह थी वैलेंटाइंस डे। दरअसल गोवा के अंजुना में वैलेंटाइंस डे की पार्टीज पूरे हफ्ते होती थी। स्कारलेट के सारे नए दोस्त वहां जा रहे थे और स्कारलेट किसी भी हालत में ये मिस नहीं करना चाहती थी। वो थोड़ी देर में अपनी माँ से जिद करने लगी कि प्लीज़ उसे यहीं छोड़ जाए या फिर वो खुद भी रुक जाए। जाहिर सी बात है, उसकी माँ इस बात को लेकर हिचकिचा रही थी। एक अलग देश में एक 15-16 साल की बेटी को ऐसे अकेले छोड़कर वो आखिर कैसे चली जाती। लेकिन स्कारलेट की जिद और गोवा का वो सेफ ऑरा जहाँ सब एक दूसरे को जानने लगे थे, शायद इन चीज़ों ने फियोना को कन्विंस कर दिया। फियोना ने हाँ तो कह दी थी, लेकिन तब भी स्कारलेट को अकेले नहीं छोड़ा। उन्होंने जूलियो लोबो नाम के एक आदमी की फैमिली के साथ स्कारलेट को छोड़ दिया। जूलियो लोबो 25 साल का एक लोकल टूर ऑपरेटर था और अब तक स्कारलेट की फैमिली को अच्छे से जान गया था। स्कारलेट उनकी ही सुपरविजन में रहने वाली थी और स्कारलेट ने भी वादा किया था कि वो अपना ख्याल रखेगी, कुछ भी गलत नहीं करेगी। और बस वही पल था जहाँ किस्मत ने अपना खेल खेला। फियोना अपने बाकी बच्चों और पार्टनर्स के साथ कर्नाटका चली गई। स्कारलेट गोवा में ही रह गई। फियोना ने बाद में बोला that this was the decision that she would regret for the rest of her life. स्कारलेट की माँ को लगा था कि गोवा में सिर्फ वो ठहरी थी अपने आप को एंजॉय करने के लिए, लेकिन वहीं स्कारलेट की डायरी में कुछ और ही लिखा था। गोवा में उन दोनों स्कारलेट कुछ अजीब सी बातें लिख रही थी। आई एम स्टक, आई वॉन्ट टू गो होम। डायरी से और भी काफ़ी कुछ मिला। मौत के कुछ वक्त बाद कुछ ब्रिटिश मीडिया ने किसी तरह पुलिस से उसकी डायरी की कॉपी हासिल कर ली और उन्होंने बताया कि उसकी डायरी में अलग अलग चीज़ें लिखी हुई थी। Things that said that she was actively involved in sex, drugs and alcohol even back in England. उसकी डायरी में allegedly ये भी लिखा था कि जूलियो लोबो और इन्होंने एक फुल मून पार्टी अटेंड करी थी where apparently they also had sex. उस डायरी में ये भी लिखा था that Lobo says that he loves me, but I don't trust him. I think he's just using me, treats me like I'm only with him for money or for sex. ये जूलियो लोबो उसका बॉयफ्रेंड था या उसका सेक्सुअल पार्टनर, किसी को नहीं पता। खैर, पुलिस का फोकस ये नहीं था। पुलिस का फोकस था ये पता करना कि 17 फरवरी 2008 को आखिर स्कारलेट के साथ हुआ क्या। 17 फरवरी की रात को अंजुना बीच पर एक पार्टी चल रही थी। उस रात पार्टी में बहुत से लोग शामिल थे। टूरिस्ट, लोकल्स, हिप्पीज, सब म्यूजिक और नशे में डूबे हुए थे। स्कारलेट जो अपनी माँ की सुपरविजन से आज़ाद थी, वो भी एक पॉपुलर बीच बार पर पहुंची। कई लोगों ने स्कारलेट को वहां देखा और सबने बताया कि स्कारलेट दिन भर में खुश नजर आ रही थी। शाम को शी वॉज एंजॉइंग हर सेल्फ, म्यूजिक एंजॉय कर रही थी, खेल रही थी, एवरीथिंग वॉज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती चली गई, स्कारलेट भी बदलती चली गई। रात होने तक सारा सीन बदलने लगा था। स्कारलेट ने शराब ज़्यादा पी ली थी और अब वो लड़खड़ा रही थी। तभी एक चश्मदीद गवाह मुरली पुलिस को बताता है कि उसने स्कारलेट को रात के करीब 3 बजे देखा। वो कहता है कि स्कारलेट उस वक्त बहुत नशे में लग रही थी।
लेकिन उसके बावजूद दो लड़के ऐसे थे जो स्कारलेट को ड्रग्स लेने के लिए प्रेशराइज कर रहे थे। ये लड़के थे सैमसन डिसूजा और प्लेसिडो कार्वालियो। सैमसन डिसूजा 29 साल का लड़का उस शैक में काम करता था और प्लेसिडो 36 साल का था और एक टूर ऑपरेटर था एंड अपेरेंटली एक एलिज्ड ड्रग डीलर भी। ये दोनों अंजुना पार्टी सीन्स के रेगुलर्स थे। खैर, सुबह 4 या 5 बजे तक स्कारलेट को एहसास हो गया था कि अब उसे घर वापस जाना चाहिए। वो घर वापस जाने के लिए तैयार थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वो अब लोगों से उसे घर छोड़ने के लिए लिफ्ट मांग रही थी और तभी मुरली ने ऑफर करा कि वो उसे घर छोड़ सकता था। स्कारलेट उसके साथ जाने ही वाली थी, तभी डिसूजा आ गया और उसे कहता है दैट आई विल टेक केयर ऑफ हर। डिसूजा ने मुरली को वहां से जाने के लिए बोला। अब क्योंकि डिसूजा उसी बीच शैक पर काम करा करता था, लोग उसे जानते थे, मुरली डिड नॉट थिंक दैट इट वाज रॉन्ग फॉर हर टू बी विद डिसूजा। मुरली स्कारलेट को डिसूजा के पास छोड़कर वहां से चला गया। इसके बाद मुरली ने कभी स्कारलेट को नहीं देखा। लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अभी बाकी था। इस रात का एक और गवाह था, माइकल मैनियन, एक ब्रिटिश नागरिक जिसे वहां पर लोग मसाला माइक कहते थे। सुबह के करीब 5 बजे माइकल अपने स्कूटर पर अंजुना बीच से गुजर रहा था। अंधेरा था, बस एक स्कूटर की हेडलाइट ही इकलौती रोशनी थी। माइकल ने पुलिस को बताया कि एक रोड साइड कार पार्क के पास गाड़ी की आड़ में उसने अपनी स्कूटर की हेडलाइट से कुछ देखा। वो देखता है कि स्कारलेट वहां जमीन पर लेटी हुई है और डिसूजा उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। माइकल स्कूटर रोकता है और डिसूजा से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। डिसूजा कहता है अरे कुछ नहीं कर रहा हूं, जो आपको लग रहा है वैसा कुछ नहीं है, आप प्लीज जाओ यहां से। माइकल तब भी उसको टोकता है और उसके बाद डिसूजा हट जाता है। माइकल को तब भी लगता है कि उसके इस इंटरवेंशन के बाद से डिसूजा और कुछ नहीं करेगा। माइकल ये करके वहां से निकल जाता है। उसके बाद क्या हुआ ये सिर्फ सैमसन डिसूजा और गोवा की उस रात की खामोशी जानती थी। सुबह स्कारलेट की लाश मिली। द लास्ट पर्सन शी वाज सीन विद वाज सैमसन डिसूजा। मार्च 2008 की शुरुआत में पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इन पर मर्डर नहीं, कल्पेबल होमिसाइड, सेक्सुअल असॉल्ट और माइनर को ड्रग्स देने के चार्जेस लगाए गए। पुलिस की थ्योरी थी कि स्कारलेट पे डिसूजा की पहले से नजर थी। मौका देखकर स्कारलेट को ड्रग्स दिए और जब वो नशे की हालत में थी, अपने आप पर काबू नहीं रख पाई, तब उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया। ये सब करने में, ड्रग्स देने में कार्वालियो ने उसकी मदद की और उसके बाद उसको वहीं छोड़कर चले गए, जिससे कि उसकी मौत हो गई। अरेस्ट के बाद इन दोनों लड़कों ने अपने आप को निर्दोष बताया। लेकिन याद है मैंने आपको बोला था कि फियोना खुद से ही चीजों को इन्वेस्टिगेट करने लगी थी। जब शुरुआत में एक्सीडेंटल ड्राउनिंग वाली थ्योरी सामने आई, तब फियोना को ये लगने लगा कि अगर वो अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना चाहती है, उसे सारे सबूत खुद ही इकट्ठा करने पड़ेंगे। वो वापस बीच पर गई और वहां से उसको स्कारलेट की चीजें मिली। स्कारलेट का पिंक अंडरवियर मिला, उसकी टूटी हुई चप्पलें मिली। सोचिए, क्राइम सीन जहां पर पुलिस अपने हिसाब से थरली इन्वेस्टिगेट कर चुकी थी, वहां पर फियोना को ये सारी चीजें मिल गई। फियोना वो सारी चीजें कलेक्ट करके लाई और पुलिस ने इन सारी चीजों को कलेक्ट किया ही नहीं। जब इस पर दोबारा स्क्रूटनी हुई तो पता चला कि पुलिस को वहां से एक ऑरेंज कलर की चप्पल भी मिली थी। लेकिन उस समय पुलिस इसे क्राइम सीन नहीं, एक एक्सीडेंटल ड्राउनिंग का केस ट्रीट कर रही थी, लिहाजा उस चप्पल को नोट करा गया, लेकिन उस चप्पल को कभी सीज नहीं करा गया। थोड़ी दूर पर बीच टेक पे उसे छोड़ दिया गया। इमेजिन, क्राइम सीन से एक इतना बड़ा सुराख मिला था और पुलिस ने उसे सीज ही नहीं करा। व्हाट इफ वो चप्पल एक्चुअली किलर की थी? मेजर प्रोसीजरल लैप्सेस थे, बड़ी बड़ी गलतियां थी। लेकिन अगर फियोना की माने तो ये गलतियां नहीं, एक साजिश थी। फियोना मानती थी कि इस पूरे केस में सैमसन और कार्वालियो के अलावा कई बड़े बड़े लोग, एक पूरा का पूरा नेक्सस शामिल था, जिसे पुलिस बचाने में लगी थी। वहीं दूसरी तरफ मीडिया में कुछ पॉलिटिशियंस की स्टेटमेंट्स की वजह से फियोना पे ही सवाल उठने लगे थे। उनका हिपी लाइफस्टाइल, बेटी को अकेले छोड़ना, बेटी का सेक्स, अल्कोहल से एक्सपोज होना, इन पे बात शुरू होने लगी थी। कैसी माँ है, खुद अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है, बेटी को अकेले छोड़ के चली गई, और बेटी खुद कैरेक्टरलेस है, जब शराब पिएगी, ड्रग्स करेगी, लड़कों के साथ उठे बैठेगी, तो ये सब तो होगा ही। भारत में ऐसा कब हुआ है कि किसी लड़की के साथ कोई अपराध हुआ हो और उसमें उसी की गलती ना खोज ली गई हो? लेकिन ये ब्लेम गेम सिर्फ विक्टिम शेमिंग नहीं, एक इंटिमिडेशन टैक्टिक भी थी।
शायद ये लग रहा था कि अगर ये सारी बातें मीडिया में, सोसाइटी में फियोना के बारे में और उनकी बेटी के बारे में करी जाएंगी तो शायद फियोना परेशान होकर, घबराकर, चिड़चिड़ाकर वापस इंग्लैंड वापस चली जाएंगी और ये सारा मामला दब जाएगा। लेकिन फियोना वापस जाने वाली नहीं थी। तभी गोवा के एक सिटिंग मिनिस्टर ने भी ये माना कि इस केस में मिसहैंडलिंग हुई है, जानबूझकर कुछ बातों को दबाया जा रहा है और वहाँ से प्रेशर इतना बढ़ गया कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन को दिखाने के लिए ये केस फाइनली गोवा पुलिस से हटाकर सीबीआई को सौंप दिया गया। 5 जून 2008 को स्कारलेट की मौत के कुछ महीनों बाद इन्वेस्टिगेशन फाइनली सीबीआई के पास आई और अब उम्मीद थी कि जो हाई लेवल पॉलिटिकल कनेक्शंस की बातें फियोना कर रही थी अब सामने आ सकती थी। देखिए, फियोना का कहना था कि ये सारे लड़के खाली टिप ऑफ द आइसबर्ग थे। ये एक बहुत बड़े नेक्सस के लिए काम कर रहे थे, एक ऐसे नेक्सस के लिए जो पॉलिटिशियंस रन करते थे और जिसमें पुलिस भी शामिल थी। यहाँ से फियोना ने एक बहुत ही डरावनी थ्योरी पेश की। उनका मानना था कि स्कारलेट की मौत सिर्फ एक सेक्सुअल असॉल्ट का नतीजा नहीं था। परहैप्स स्कारलेट न्यू टू मच। फियोना ने बताया कि स्कारलेट ने अपने एक भाई को बोला था कि कुछ वक्त पहले उसने कुछ ऐसा किया जो उसे नहीं करना चाहिए था, समथिंग शी इज नॉट प्राउड ऑफ। ना फियोना का मानना था कि स्कारलेट को ड्रग्स बेचने में या ड्रग्स सप्लाई करने में इस्तेमाल किया गया था और जब उसने ये सब करने से मना किया, पीछे हटने की कोशिश की तो उसे रास्ते से हटा दिया गया। फियोना ने यह भी एलेज करा कि स्कारलेट के पैरों पे जो निशान थे वो कोई मामूली निशान नहीं थे, वो लाठी से मारे गए निशान थे और तभी उसे लग रहा था कि इस केस में इन दोनों लड़कों के अलावा और भी लोग शामिल थे और अगर इस पॉलिटिकल नेक्सस की, इस ड्रग नेक्सस की वो बात कर रही है उसमें ज़रा सा भी सच होता तो ये एक बहुत बड़ा केस बनने वाला था। और फिर फियोना ने जॉर्ज का जिक्र करा। फियोना ने बताया कि 2 लड़कियों ने उससे कहा था कि जॉर्ज ने ये सारी चीज़ें अपने आंखों से होते हुए देखी थी। जॉर्ज इस पूरे केस का चश्मदीद गवाह था, आई विटनेस था। ये जॉर्ज कौन था, कहाँ था, क्या करता था, किसी को नहीं पता। फियोना ने सीबीआई को जॉर्ज के बारे में बताया और जॉर्ज को खोजने में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज लग गई। लेकिन सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में इन बड़े बड़े नामों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। फियोना के बड़े नेक्सस वाले एलिगेशंस का भी कोई सुराग नहीं मिला। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में सिर्फ सैमसन डिसूजा और प्लेसिडो कार्वाल्हो को ही आरोपी बनाया। फियोना के बाकी आरोपों को बेसलेस बताकर खारिज कर दिया गया। जॉर्ज कभी मिला ही नहीं। फियोना ये कहती रही कि इम्पॉसिबल है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जॉर्ज को ढूंढ नहीं पाई। जॉर्ज सच में था भी या नहीं, या सिर्फ कुछ लड़कियों ने फियोना को गुमराह करने के लिए बताया था, या फियोना खुद से ये बातें बना रही थी, ये बातें आज तक कोई नहीं जान पाया। जॉर्ज वॉज नेवर फाउंड। जॉर्ज था भी या नहीं, किसी को नहीं पता। सिर्फ डिसूजा और कार्वाल्हो के खिलाफ मामला कोर्ट पहुंचा। स्कारलेट की मौत हुई थी 2008 में और केस शुरू हुआ 2010 में। प्रोसिक्यूशन के कुल 72 विटनेसेस थे और धीरे धीरे अलग अलग रीजन से ये केस डिले होता चला गया। ये डिले कितना पेनफुल रहा होगा इसका अंदाज़ा सिर्फ आप इस बात से लगा सकते हैं कि दिसंबर 2013 तक स्कारलेट के मरने के 5 साल बाद तक 72 में से सिर्फ 30 गवाहों की गवाही ली गई थी। हर तारीख पर फियोना इंग्लैंड से आती और हर बार उन्हें अगली तारीख मिल जाती। इस बीच फियोना एक और लड़ाई लड़ रही थी, अपनी बेटी की लाश की कस्टडी की लड़ाई, उसके अंतिम संस्कार की लड़ाई। स्कारलेट की मौत 2008 में हुई थी, लेकिन मल्टीपल इन्वेस्टिगेशंस, ऑटोप्सीज और कानूनी दांव-पेचों में बॉडी को रिलीज ही नहीं किया गया। 2012 में मौत के 4 साल बाद स्कारलेट की बॉडी रिलीज करी गई। फियोना उस बॉडी को वापस इंग्लैंड ले गई और वहीं अपने फैमिली फार्म पर उसे दफन कर दिया। वहीं अदालत में केस खिंचता चला जा रहा था। बार बार कोर्ट में जजेस ही बदल जाते थे। 8 साल के उस ट्रायल में टोटल 6 बार जज बदले गए। डिफेंस का केस इवेंचुअली स्कारलेट के कैरेक्टर पर चला गया। उस डायरी को एज एन एविडेंस पेश किया गया, ये दिखाने के लिए कि स्कारलेट इतनी भोली भाली लड़की नहीं थी। वो ड्रग्स, अल्कोहल, सेक्स हर चीज़ कंज्यूम करती थी और ऐसे ही एक अनफॉर्चुनेट हादसे में उनकी मौत हो गई। जो केस आप एलेज कर रहे हैं उसका कोई डायरेक्ट एविडेंस है ही नहीं। किसी ने नहीं देखा डिसूजा को और कार्वाल्हो को सारा काम करते हुए। वहीं प्रोसिक्यूशन का केस विटनेसेस पे डिपेंडेंट था और एक बड़ा विटनेस था मुरली ने इन लोगों को किचन में ड्रग्स लेते हुए देखा था। मुरली को ही डिसूजा ने बोला था कि वो स्कारलेट का ध्यान रखेगा। मुरली ने आखिरी बार 3 बजे डिसूजा को स्कारलेट के साथ देखा था।
बट वॉट अबाउट मसाला माइक? उसने भी तो 5 बजे स्कारलेट को देखा था और एक बहुत ही अलग हालत में देखा था। उसकी गवाही रेप के एलिगेशंस को प्रूफ कर सकती थी। वो मसाला माइक, माइकल मैनियन, कभी गवाही देने के लिए आया ही नहीं। माइकल इंग्लैंड वापस जा चुका था। जब ट्रायल का वक्त आया तो उसने भारत आने से मना कर दिया। खबरें आई कि वो पीटीएसडी और एक नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार है और अब वो इन दोबारा चीज़ों को रिलीव नहीं करना चाहता। वो कभी भारत आया ही नहीं, ना कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर अपनी गवाही दी। अगर वो गवाही दे देता शायद ये केस पूरा क्लियर हो जाता, बट माइकल रिफ्यूज टू एंटरटेन द कोर्ट एट ऑल। फियोना ने बाद में माइकल को एक कावर्ड कहा। बिना उसके स्टेटमेंट के केस सर्कमस्टेंशियल बन गया। पुलिस की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन एकदम बॉच्ड अप थी और ये सब डिफेंस के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई। उन्होंने कोर्ट में आर्ग्यू करा कि एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का केस है, पुलिस ने पहले दिन से केस को सही से इन्वेस्टिगेट ही नहीं करा, सारे झूठे एविडेंसेस प्लान कर दिए गए और डिफेंस का केस स्ट्रांग होता चला गया। साल बीतते गए। फियोना अपना सब कुछ बेचकर कर्ज लेकर इंग्लैंड से गोवा आती रही। उनकी फैमिली बिखर गई, फाइनेंशियल हालत ख़राब हो गई, लेकिन वो हर सुनवाई पर मौजूद रही। फिर आया 23 सितंबर 2016। स्कारलेट की मौत को 8 साल बीत चुके थे और अब अदालत अपना फैसला सुनाने वाली थी। फियोना वापस भारत आई। कोर्ट बैठा। कोर्ट रूम में सन्नाटा था। जज ने अपना ओपिनियन, अपना वर्डिक्ट सुनाना शुरू करा। फियोना आगे होकर बैठी हुई थी और जज की एक एक शब्द को ध्यान से सुन रही थी। और जज ने कहा कि प्रोसिक्यूशन आरोपियों के खिलाफ जुर्म साबित करने में नाकाम रही। सैमसन डिसूजा और प्लसीडो करवालो दोनों को सभी चार्जेस से बरी कर दिया गया। रेप, मर्डर, ड्रग, हर इल्जाम में उन्हें क्लीन चिट मिल गई। फियोना वो स्टंट। कोर्ट का फैसला इस बुनियाद पर था कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये केस प्रूव ही नहीं हो पाया। इन्वेस्टिगेशन में लैप्सेस, पुलिस की अलग अलग थ्योरीज, ये सारी चीज़ें डिफेंस के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई। लेकिन फियोना हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने हाई कोर्ट में अपील करी और इस बार उनकी अपील के साथ सीबीआई भी शामिल थी और सीबीआई को भी लगा था कि एक गलत निर्णय लिया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट में केस चला। हाई कोर्ट की कार्रवाई स्लो थी, तारीखें पड़ती रहीं, लेकिन इस बार कोर्ट ने केस को एक अलग नज़रिए से देखा। उन्होंने देखा कि स्कारलेट की बॉडी पर मिली चोटें, उनके सिस्टम में ड्रग्स, उनके विंड पाइप में रेत, ये सब एक ही कहानी बयान कर रही थी, होमिसाइड। और फिर एक और चीज़ याद है, वो ऑरेंज चप्पल जो पुलिस को मिली थी, पुलिस ने नोट कर ली थी लेकिन सीज नहीं करी थी। वो ऑरेंज चप्पल सैमसन डिसूजा की थी। ये सामने आया कि डिसूजा अगले दिन वो चप्पल ढूंढता हुआ वापस उस जगह पर पहुंचा। उसने बीट शैक के मालिक से पूछा कि उसने वो चप्पल देखी है क्या, और मालिक ने उससे पूछा कि वो चप्पल जो क्राइम सीन पर मिली थी, तुम वो चप्पल क्यों ढूंढ रहे हो? तो डिसूजा कहता है कि अरे मेरी चप्पल कल खो गई थी, मैं इसलिए उसे ढूंढता वापस आया। उसे पता चला कि वो चप्पल वहां रखी हुई है, लेकिन वो उस चप्पल को लेने खुद नहीं गया। उसने वहां के एक वेटर को बोला कि वो चप्पल लेकर आ। जब वेटर ने बोला कि मैं आपकी चप्पल नहीं उठाऊंगा, तो ये उससे लड़ने लगा। कुछ वक्त बाद जब वेटर छुट्टी मांगने के लिए डिसूजा के पास गया, तो डिसूजा ने बोला कि छुट्टी मैं तुम्हें तभी दूंगा जब तू मेरी चप्पल लेकर आएगा। अगर वो चप्पल उसकी थी, खो गई थी, तो वो खुद क्यों नहीं उठा रहा था? बिकॉज ऑफ गिल्ट। बिकॉज वो उस चप्पल के साथ दिखना नहीं चाहता था। हाई कोर्ट ने इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करा और माना कि लोअर कोर्ट ने जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं किया। हाई कोर्ट के हिसाब से सैमसन ने ही उसको ड्रग्स दिए, उसके बाद उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करा और उसे मरने के लिए वहां छोड़ दिया। 19 जुलाई 2019 को सैमसन डिसूजा को 10 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई। करवालियो के खिलाफ कोई सबूत ना होने की वजह से उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। फियोना इस 10 साल के सेंटेंसिंग से खुश नहीं थी। शी वॉन्टेड अ लाइफ सेंटेंस फॉर देम, नॉट इवन अ डेथ सेंटेंस। शी सेड डेथ वुड बी टू नाइस फॉर देम। फियोना ने फाइनली माना कि सिस्टम ने देर से ही सही, लेकिन उनकी बेटी के मर्डर को एक्नॉलेज किया। ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद केस सुप्रीम कोर्ट में आज भी पेंडिंग है। डिसूजा को 2022 में केस के पेंडिंग रहने तक बेल मिल गई। इसके बाद भी गोवा में कई ऐसे हादसे हुए। स्कारलेट चली गई, लेकिन जो धब्बा वो गोवा की इमेज पर छोड़कर गई, वो इतनी आसानी से नहीं धुलेगा। ये धब्बा, ये केस हमेशा याद दिलाता रहेगा कि सिस्टम चाहे कितना भी पावरफुल हो, कितना भी चीज़ों को छुपाए, लेकिन एक माँ के आगे और सच के आगे उसे झुकना ही पड़ेगा। सत्य की हमेशा ही जीत होगी।
आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे बाकी के वीडियोस देखिए, इस वीडियो पे अपने कमेंट्स छोड़िए और अगर बाकी वीडियोस देखने के बाद आपको लगे आई एम वर्दी ऑफ अ सब्सक्रिप्शन, देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद, सत्यमेव जयते।